खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला ने तलब की मीटिंग। राज ठाकरे के प्रोग्राम के बाद मीटिंग तलब की गई है। दिलीप वालसे पाटिल रियासत के सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ मीटिंग करेंगे। आज रात दिलीप वालसे पाटिल की रिहाइशगाह पर होगी मीटिंग। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला आज शाम तक पुणे से मुंबई पहुंचेंगे। तो ये खबर आपको महाराष्ट्र के ताल्लुक से बताए जा रहे हैं, जहां पर वजीर दाखिला ने मीटिंग तलब की है। राज ठाकरे के प्रोग्राम के बाद मीटिंग तलब की गई। दिलीप वालसे पाटिल रियासत के सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ मीटिंग करेंगे। आज रात दिलीप वालसे पाटिल की रिहाइशगाह पर मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला आज शाम तक पुणे से मुंबई पहुंचेंगे। ये खबर आपको मुंबई से बताई जा रही है, जहां पर वजीर दाखिला मीटिंग मुनक्किद करने जा रहे हैं। पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ ये मीटिंग मुनक्किद की जाएगी और आज शाम पुणे से मुंबई पहुंचेंगे महाराष्ट्र के वजीर दाखिला। पुणे से मुंबई पहुंचेंगे वजीर दाखिला। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला ने तलब की है मीटिंग। ये खबर आपको महाराष्ट्र के वजीर दाखिला के मीटिंग के हवाले से बड़ी खबर आपको दी जा रही है, जहां पर आज शाम पुणे से मुंबई पहुंचेंगे वजीर दाखिला। इस मीटिंग में पुलिस के आला अफसरान भी शिरकत करेंगे। राज ठाकरे की तकरीर मामले में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की तकरीर की जांच होगी। पुलिस ने राज ठाकरे की मुकम्मल तकरीर की वीडियोग्राफी कराई है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि वीडियो में काबिल एतराज बात सामने आने पर केस दर्ज किया जा सकता है। औरंगाबाद में राज ठाकरे ने क्या कच्चा कहा था और एमआईएम का रद्द-ए-अमल क्या है, आइए सुनते हैं। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाउडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही। अल्टीमेटम है तो सरकार को देखना है उसके अंदर। कोई भी आएगा, कोई भी खड़े रहेगा, उसके अंदर हो सकता है कि कल के दिन हम अगर कोई अल्टीमेटम अगर दे डाले तो वो अल्टीमेटम का क्या होगा। ये मुल्क जो है वो कानून के हिसाब से चलेगा। कानून के हिसाब से मतलब जिस संविधान के अंदर जितना इख्तियार दिया गया है उसके हिसाब से चलेगा। मोदी जी के मर्जी के हिसाब से नहीं, अमित शाह के मर्जी के हिसाब से नहीं, राज ठाकरे के मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। कानून है और जो कानून उनके लिए है वही कानून मेरे लिए है। और अगर उनकी ज़बान के ऊपर अगर पुलिस खामोश रहेगी तो कल हमारे मुंह में भी ज़बान है, हम भी उस ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। एमएनएस के कारकुन रह चुके वकील शान अलाही ने कहा है कि ऐसे माहौल में नौजवानों को दूर रखा जा रहा है, जिससे नफरत पैदा हो रही है। उनका कहना है कि नफरत का माहौल बनाकर नौजवानों को तालीम से दूर किया जा रहा है। जिस तरह आपने कल देखा कि राज ठाकरे जी की औरंगाबाद में एक सभा थी, उस सभा में राज ठाकरे जी ने खुला चैलेंज किया कि जे हो दिया सेल हो दिया एक वेड़ा, अतः जो होएगा देख लेंगे। मतलब अब तुम जाओ और जो करना है वो करो, हम देख लेंगे। मतलब मस्जिद के सामने जाके 4 तारीख को जो अल्टीमेटम दिया है,
मैं राज ठाकरे जी से कहता हूँ, मैं आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता बहुत वक्त पहले रह चुका हूँ, 9 साल आपकी पार्टी में काम किया। मैं आज एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सर, आप इनके हाथ में डंडे और तलवार नहीं, इनके हाथ में सर रोजगार दीजिए, व्यवसाय दीजिए सर, व्यवसाय करने के तरीका बताइए। आपकी पार्टी, अगर आप इतने बड़े नेता होना चाहते हैं तो सर आप कारोबार दीजिए इनको, लेकिन दंगे, लाठी, तलवार, इससे किसी का पेट नहीं भरता। आम नागरिक मरता है, आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। 2 साल हम कोरोना वायरस में रस्तों पर मर रहे थे, तड़प तड़प के, कोई आगे नहीं आ रहा था सर। यही लोग, ये जो आज जिन्हें आप कह रहे हो, यही लोग, इनके बच्चे आप लोगों के घर आके, आप जो लोगों की बॉडियां जो हाथ लगाने से डर रहे थे, अंतिम दाह भी करके दे रहे थे, कब्रिस्तान भी ले जा रहे थे, चर्च भी ले जा रहे थे, मतलब बहुत सारी मददें की सर। मैं ये नहीं कहता कि कोई हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है, सब एक है सर। हम भाई भाई हैं महाराष्ट्र में, हम शांति चाहते हैं और ना, हम शांति अमन चाहते हैं सर। हम ये चाहते हैं मंदिर में आप हनुमान चालीसा भी कीजिए, गीता का पाठ भी कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। किसी के घर के आगे आप जाके कुछ करोगे तो सर किसी को परेशानी होगी, तकलीफ होगी, और 2 समाज एक आपस में भिड़ेंगे तो सर, तो ये एक दंगल का माहौल क्रिएट होगा सर। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे किसी का पेट नहीं भरेगा। कार्यकर्ता मरता है, कार्यकर्ता रास्ते पर आता है सर। एनसीपी कारकुन फहमिदा हसन ने एक वीडियो जारी करके एमएनएस सरबराह राज ठाकरे को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि और गणपति पे हम लाउडस्पीकर के बीच नमाज पढ़ते हैं, फिर हनुमान चालीसा के लिए 10 मिनट देने में कोई हर्ज नहीं। आ जाने दो उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो अपना मजहब देखे, हम अपना मजहब देखेंगे। हमारा ईमान इतना खोखला तो नहीं है कि 10 मिनट के हनुमान चालीसा से गड़बड़ा जाए। जब नवरात्रि और गणपति के एक गली के अंदर 10-10 मंडपों के डीजे के अंदर, शोर के अंदर, अगर जब हम ईशा की नमाज अदा कर सकते हैं तो उसके सामने 5 टाइम 10 मिनट का हनुमान चालीसा कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे अल्लाह, उनके हनुमान जी, इनके गॉड सब मिलके हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आज मोदी जी ने इन लोगों को छोड़ के वापस 3-4 दिन दुनिया के दौरे पे चले गए हैं। वैसे ही राज ठाकरे जी ने 1 तारीख को औरंगाबाद में ऐलान करके वो तो अयोध्या चले जाएंगे। उसके बाद क्या? हमारी नई पीढ़ी की जनरेशन को पढ़ने नहीं देना है। हमारी नई पीढ़ी की जनरेशन पढ़ेगी तो काम मांगेगी ना। उनको यही नफरतों में उलझा के रखना है। तो मैं तमाम लोगों के लिए भी ये दुआ करूंगी कि अल्लाह हमें इन आजमाइशों से पार होने की तौफीक दे, अल्लाह हमें सब्र दे और अल्लाह सबकी हिफाजत करे। आने दो उन्हें हमारे वहाँ प्यार लेने, मोहब्बत लेने और सिवैयाँ खाने के लिए। हम भी बैठ के साथ में सुनेंगे हनुमान चालीसा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से वसीम अंसारी। वसीम अंसारी, फहमिदा हसन का जो पैगाम है उसे किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार 2 समाज में कहीं ना कहीं दूरियां बनाने की कोशिश यहाँ पे जिस तरह से भाषण हो रहे हैं उसे लेकर लोग देखने लगे हैं। तो ऐसे वक्त में जब राज ठाकरे इस बात का ऐलान करते हैं कि ईद के दिन तो कुछ नहीं, लेकिन आने वाला जो 4 तारीख है, ये 4 तारीख काफ़ी अहम होगा। अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो वो हटाएंगे, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को खुला आह्वान कर दिया है। और साफ तौर पे अपने भाषण में जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक बार जो होना है हो जाने दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये संकेत ज़रूर दे रहे हैं। इससे लेकर मुस्लिम संगठन की तरफ से काफ़ी अलग अलग प्रतिक्रिया मिल रही है। जैसे आप कुछ देर पहले हमने देखा कि शान इलाही जो 9 साल थे मनसे के कार्यकर्ता थे, अचानक उन पर 2013 में केस होता है। 2013 से लेकर अब तक वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे। तो कहीं ना कहीं आह्वान भी शुरू है एक तरफ कि लोग किसी भी तरीके से किसी के भड़कावे में ना आए, क्योंकि इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी तरीके से अब अलग नज़र आ रही है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल इस वक्त पूना में हैं। 4 साढ़े 4 बजे करीब वो मुंबई के लिए रवाना होंगे और देर शाम वो मुंबई पहुँचेंगे। तो हो सकता है आज रात जो भी बड़े अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उनके साथ एक बैठक की जाएगी। इस बैठक में महाराष्ट्र की जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर चर्चा
की जाएगी। और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे के भाषण को लेकर जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी थी और साफ तौर पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है जिसकी भी जांच की जाएगी किस तरह से भाषण में भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, उसके आधार पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरीके से नज़र इस पूरे मामले पर बनी हुई है और जिस तरह से ईद का माहौल है तो ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग इस तरह के बातों पर ध्यान न दें क्योंकि इससे माहौल महाराष्ट्र का खराब हो सकता है। बिल्कुल वसीम अंसारी, इस तरह की तकारीर से माहौल जो है उस पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद इस्तकबाल, प्रशांत किशोर सियासी मैदान में उतर सकते हैं, उनके ताजा ट्वीट से यही इशारा मिलता है। प्रशांत किशोर ने लिखा है कि जमहूरियत में बामाने शराकतदारी और अवाम दोस्त पॉलिसी साजी में मदद करने की मेरी तलाश उतार चढ़ाव से पुर रही है। अब मसाइल स्वराज के रास्ते को सही तरीके से समझने के लिए रियल मास्टरी यानी अवाम के बीच जाने का वकार आ गया है। इसकी शुरुआत बिहार से होगी। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, प्रशांत किशोर सियासी मैदान में उतरने का इशारा दे रहे हैं, क्या कुछ है तफसील? बिल्कुल, देखिए, प्रशांत किशोर ने जो आज ट्वीट किया है वो साफ तौर पर इशारा करता है कि बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर ने कदम रख दी है। खासतौर पर इसके पहले भी प्रशांत किशोर ने इस अपनी अभियान को चलाया था बात बिहार की। आपको याद होगा कि उस वक्त भी उन्होंने बिहार के गैर राजनीतिक जो लोग हैं उन्हें अपने इस अभियान से जोड़ने की बात कही थी और फिर से वो स्वराज और सुशासन की बात कर रहे हैं और उनके ट्वीट से साफ तौर पर यह झलक रहा है कि वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे और इस दौरान जितने भी गैर राजनीतिक लोग हैं, खास करके युवा वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें इस अभियान से प्रशांत किशोर जोड़ना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के रणनीतिकार और चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन वो पिछले दिनों नीतीश कुमार से जब इनकी अनबन हुई उसके बाद से ही वो जो बिहार में जो वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है उसमें कमियां उन्होंने ढूंढनी शुरू कर दी थी। और अब जब कोरोना की रफ्तार थमी है उसके बाद फिर से एक बार प्रशांत किशोर बिहार में एक्टिव होना चाह रहे हैं और इसी की शुरुआत वो कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी तक साफ साफ कुछ नहीं कहा है कि वो राजनीतिक दल अपना बनाएंगे या फिर किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ मिलकर वो काम करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि फिलहाल जो बिहार की परिस्थितियां हैं बाकी दलों से जो प्रशांत किशोर के संबंध है उससे देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रशांत। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर शैलेंद्र आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी शैलेंद्र, आपसे ये सुनना चाहूंगी कि अगर प्रशांत किशोर सियासी मैदान में उतरेंगे आएंगे तो उनसे क्या कुछ बिहार के अवाम को फायदा हो सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर के आने से बिहार के आवाम को क्या फायदा होगा ये तो अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर युवाओं की सोच को लेकर के मैदान में आना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि जब युवा किसी के साथ यदि मिलता है या उसके साथ काम करता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी रणनीति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि वो जन स्वराज अभियान चलाएंगे बिहार में और इस अभियान के तहत बिहार के आम आवाम को वो जोड़ना चाहते हैं, खास करके वैसे लोग जो गैर राजनीतिक हों, युवा वर्ग के लोग हों, और इन्हीं को जोड़ने के लिए ये प्रशांत किशोर ने अभियान चलाया। कल जब प्रशांत किशोर पटना आए, सुबह करीब 9 बजे वो पटना पहुंचे थे, उसके बाद से ही बिहार के सियासी गलियारों में कई चर्चाएं हो रही थी। कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं और आगे की कुछ रणनीति बन सकती है, क्योंकि दिल्ली में कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर ने मुलाकात की थी और उसके बाद भी कई बातें हुई थी सियासी गलियारे में, लेकिन फिलहाल वो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है और वो अकेले अपने इस अभियान को चलाए रखना चाहते हैं और अगले 2-3 दिनों तक और जो खबर मिल रही है प्रशांत किशोर बिहार में ही रहेंगे और यहाँ अलग अलग जिलों के लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वैसे लोगों की एक जमात बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर, ताकि वो 2024 और 25 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कुछ बिहार में सियासी कहा जा सकता है जो गतिविधि है उसमें शामिल हो सके। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर एक नई रणनीति बना रहे हैं
और इस रणनीति के तहत वो बिहार आए हैं और उन्होंने जन स्वराज। तो चलिए शैलेंद्र, अब देखने वाली ये बात होगी कि किस तरह से प्रशांत किशोर सियासी मैदान में अपना कदम रखेंगे और किस तरह से वो आवाम के लिए फायदेमंद और सूदमंद साबित होंगे। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंच गए हैं। उन्होंने बर्लिन पहुंचकर ट्वीट किया। उन्होंने दौरे के हिंद और जर्मनी के बीच ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद जताई है। वजीर आजम ने मजीद लिखा है कि वो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से दो तरफा मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम सन्नतकारों और कारोबारियों से बातचीत भी करेंगे और कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वजीर आजम के दौरे पर सियासी हलके में वहां हलचल मची है, तो साथ ही साथ वहां मुकीम हिंदुस्तानी भी काफी पुरजोश है। जर्मनी के बाद पीएम डेनमार्क के रवाना हो जाएंगे, जहां वो दूसरे हिंद डेनमार्क सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ डेनमार्क की वजीर आजम मेट फ्रेडरिक्सन से दो तरफा मुलाकात भी होगी। वतन वापसी से कबल वजीर आजम मोदी फ्रांस जाएंगे। फ्रांस में मुख्तसर क़याम के दौरान पीएम मोदी फ्रांसी सदर एम्यूनुएल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। A very sunny morning, a cold but sunny morning, and looking forward to meeting personally with the Prime Minister. About 8 years back, when he was here for the Make in India Mittelstand movement in Hanover, that time too we had this wonderful opportunity, and now it's about 8 years since, and in this precarious and very finely balanced situation as to how he will be projecting and representing India's position as far as the balance with Russia and the criticism of the Ukraine war is concerned. बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग सुबह से 2-2.5 घंटे से उनका वेट कर रहे थे, उनको वेलकम करने के लिए उनके होटल के बाहर खड़े थे और यहाँ पे वो आए। उनको जो यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट जो उन्हें प्रोटोकॉल दे रहा है वो देख के हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे लीडर को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। एंड उन्होंने हमें वेव किया, हमारी तरफ देखा। बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये, और बहुत अच्छा लगा वो जो 10 सेकंड रुक के उन्होंने एटलीस्ट, ये उनका बड़प्पन है कि एक जन भी खड़ा है, इंडियन कोई यहाँ पे खड़ा है, उनको देख के वो रिस्पेक्ट से एटलीस्ट वेव करते हैं और उनको अपनी ये देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स हमारा सबका ऐसा लगा कि चलो यहाँ पे इतना दूर जो ड्राइव करके आए, जितनी थकान थी पूरी खत्म हो गई बस एक ग्लिम्स देख के। और आज शाम को भी हम रहेंगे, जो डायस्पोरा को मोदी जी एड्रेस करने वाले हैं, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हम लोग यहाँ सुबह 5 बजे से खड़े थे और बस अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने उनकी झलक देखी है। बड़े ही खुश है। 5 बजे की जो थकान थी वो बस 5 मिनट में देख के सब गायब हो चुकी है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते वैसा एक्सपीरियंस था ये। मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। मैं पहले से मिलने से उनके लिए बहुत उत्साहित था और जैसे ही उनकी झलक पाई, 5 सेकंड की उस झलक ने पूरे चेहरे खिला दिया हमारे, और मन में एक शांति सी कि हाँ वो यहाँ आए और उनका हम इतनी नजदीक से देख पाए। बहुत ही ज्यादा खुशी है इस बात की। खरगोन में भी बोहरा फिरका आज ईद मना रहा है। लोगों ने घरों में नमाज अदा की और अमन की दुआएं की। खरगोन में कर्फ्यू में आज 9 घंटों की ढील दी गई है। किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसके लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। गुज़श्ता दिनों रामनवमी के दौरान हुए तशद्दुद के बाद अब हालात मामूल की जानिब लौट रहे हैं, ताहम इंतजामिया मुस्तैद है। पिछले 2 साल से तो लॉकडाउन था, तब भी घरों में थे और वापस लॉकडाउन की याद दिला दी कर्फ्यू ने। घर पे ही नमाज वगैरह हुई और अभी ये छूट के दौरान जो है बस रिश्तेदारों से और इनसे मिल के ईद की मुबारकबाद दे रहे। बाकी क्या संदेश देना चाहेंगे ईद के मौके पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस संदेश यही है कि देश में अमन चैन शांति रहे और क्या जल्दी से खुल जाए ये सारा और सामान्य हो स्थिति, भाईचारा बना रहे आपस में, सांप्रदायिक सौहार्द बन जाए, फिर तो वापस। आज हम लोग ने घर में ईद बनाई है। ईद की नमाज घर में पढ़ी है और घर में सिरकुमा वगैरह बना के सबसे ईद कर मिल रहे हैं। बस किस तरह से आपने ये ईद मनाई है और क्या कुछ कहेंगे ये पूरा माहौल जिस तरह से? ये माहौल की वजह से तो मतलब मस्जिद वगैरह सब बंद हो गई है हमारे लोग की, तो बहुत तकलीफ पड़ी, पर घर में नमाज अच्छी तरह पढ़ाई ली और ये साल हमारा अच्छा निकला, मतलब रमजान महीना पूरा अच्छा गया हमारा। इस बार खास तो ऐसा है कि जैसे
पहले स्टार्टिंग में जो कुछ अच्छा रहा, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से हुई थी, लेकिन कुछ आपसी भाईचारा बिगड़ने की वजह से अपने अपने घरों में नमाज अदा करना पड़ी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि वो तो अच्छा क्या हुआ कि जैसे घर में अपन नमाज अदा की सब ने मिलके अपने अपने घरों में, और पूरी तरीके से जैसे जो भी नमाज को अदा करने का अरकान है पूरा तरीके से कर पाए इस बार। बोहरा फिरका आज ईद का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मना रहा है। ये मंजर पुणे का है, जहां इबादत गाह में बोहरा फिरके के अफराद जमा हुए हैं। इबादत के बाद मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआ की गई। 2 साल के बाद त्यौहार के मौके पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। ख्याल रहे कि कोरोना के सबब छोटी बड़ी इज्तिमात पर पाबंदी आई थी। आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज 30 दिन के रोजे के बाद आज ईद उल फितर का दिन है, और 2 साल के बाद ये दिन हमें नसीब हुआ है कि सब साथ में मिलके, पूरी कम्युनिटी साथ में मिलके एक ईद उल फितर का दिन हम बनाए। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी का दिन है। ईद के दिन हम लोग सबसे पहले तो नमाज अदा करते हैं जो ऊपर वाले की देन है, फिर हम हमारे मौला, हमारे धर्मगुरु, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये दिन नसीब होता है। और उनके लिए फिर उनकी गिफ्ट्स वगैरह सब बच्चों को देते हैं, थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, सब फैमिलीज मिलके एक साथ में फिर ईद मनाते हैं। बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे ईद है, हम 30 रोजे बराबर पूरा किया हुआ मैं, सब ने किया है, बराबर नमाज सब अदा की हम लोगों ने, बराबर 30 रोजे पूरे हो गए। परवरदिगार हमारे मौला को ताक़यामत बाकी रखे। इसी बस सेलिब्रेट करते हैं, शीर खुरमा वगैरह बनाते हैं, घर में खाना वाना जो भी बनता है खाते हैं। अभी सुबह तो हम लोग अभी नमाज हो जाती है, फिर लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं, जो है शीर खुरमा बनता है हमारे वहाँ। अभी जैसे पब्लिक का हम लोग इधर ब्रेकफास्ट का भी रखते हैं, फिर लोग अपने अपने जिससे रिश्तेदार है, मिलना है, करना है, वो लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर जो भी ये पर्सनल हो जाता है, 1 महीने का जो रहता है इबादत, रोज़ा करना है, उससे लोग आज फ्री हो गए, ऐसा हो जाता है। इस साल ये चीज़ की ज़्यादा खुशी है क्योंकि 2 साल कोविड के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं, सब लोग घर में नमाज पढ़ रहे थे। पर इस साल एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही जज्बा था लोगों में।